Greetings, 11th class political science students. Welcome back to our channel. Today we are going to discuss basically the real executive of our country. Because in last class we have discussed regarding the nominal executive, or you can say formal head of our state, that is president. And today we are going to discuss prime minister and council of ministers. So, in starting, a cartoon is given to you, and what is mentioned? There is no council of ministers without the prime minister. This cartoon shows how literally the prime minister leads the council of ministers. यहाँ पे आपको देखो आगे इन द फॉर्म ऑफ द कार्टून पंडित जवाहरलाल नेहरू इज शोन टू यू, और वो क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। और लिटरली क्या शो किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर के बिना जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो इफेक्टिवली चलेगी ही नहीं। ओके मतलब वो लीड करते हैं एक टाइप से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। So we will discuss today what is the position of president, what is the position of prime minister, what is the position of council of minister in our country. So let us discuss today. No discussion of government or politics in India would normally take place without mentioning one office, that is the prime minister of India. मतलब कोई भी गवर्नमेंट का डिस्कशन कंट्री और पॉलिटिक्स में इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक कि वो प्रेसिडेंट, जब तक कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस पर अपनी कंसेंट नहीं देते हैं बेसिकली। ओके, कैन यू इमेजिन व्हाई दिस इज सो? क्योंकि देखो यहाँ आपको इस स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है कि कोई भी डिस्कशन जो है गवर्नमेंट का वो टेक प्लेस नहीं कर सकता है जब तक कि वो मेंशन ना हो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को। ओके, सो कैन यू इमेजिन this is so? We have already seen earlier in this chapter that the president exercises his power only on the advice of council of ministers. हमने ऑलरेडी स्टडी किया ना, हमने क्या पढ़ा था जब हम प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर स्टडी कर रहे थे? तो बेसिकली व्हाट वी हैव स्टडीड, हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट एक एक बिल को तो क्या कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, है ना। बट वही बिल दोबारा अगर पार्लियामेंट हमारी कंट्री की दोबारा से प्रेसिडेंट के पास भेज देती है तो नाउ प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन इट, राइट, हमने पढ़ा था। तो हम अवेयर है इस पर्टिकुलर थिंग के बारे में कि हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट अपनी सारी की सारी पावर को यूज कर सकता है विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड क्यों है? क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड कौन करता है? दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। Therefore, as head of the Council of Ministers, the Prime Minister becomes the most important functionary of the government in our country. और क्योंकि देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, और प्राइम मिनिस्टर उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी लीड करते हैं, उसको हेड करते हैं। इसीलिए हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनरी के फॉर्म में वर्क करते हैं, राइट, इसलिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ऐसा क्यों है? Because in the parliamentary form of executive, it is essential that prime minister has the support of majority in the Lok Sabha. ऐसा क्यों होता है? जब हमने पढ़ा कि हमारी कंट्री में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो हमने बेसिकली क्या स्टडी किया? हमारे यहाँ टू टाइप की एग्जीक्यूटिव होगी, रियल एंड नॉमिनल, है ना। तो जो रियल वाली, हमने उसको रियल क्यों बोला? क्योंकि कहीं ना कहीं वो पीपल की एक्चुअल में रिप्रेजेंटेटिव है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि लोकसभा में जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है उसके लीडर को अपॉइंट किया जाता है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, राइट। तो यहाँ पे हमारी कंट्री में ऐसा इसलिए जरूरी है प्राइम मिनिस्टर की पावर्स के रिगार्डिंग, क्योंकि वो असेंशियल है उनके लिए सपोर्ट गेन करना मेजोरिटी का, है ना। दिस सपोर्ट ऑफ बाय द मेजोरिटी ऑल्सो मेक्स द प्राइम मिनिस्टर वेरी पावरफुल। और यही जो मेजोरिटी का सपोर्ट है, क्योंकि हम क्या बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एक्चुअल में वो पर्सन है जिनके पास पूरी कंट्री का सपोर्ट है, राइट। क्योंकि देखो हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डायरेक्टली वोट नहीं करते, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, हम एमपीज को इलेक्ट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम हमारी इन्वॉल्वमेंट है उस इलेक्शन में, राइट। तो इट मीन्स क्या हो जाता है कि ये जो पोजीशन है हमारी कंट्री की, ये जो मेजोरिटी का सपोर्ट है, इसने इतना पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर दिया है हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर की। ओके, द मोमेंट द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इज लॉस्ट, द प्राइम मिनिस्टर लूजेस द ऑफिस। लेकिन देखो हमने प्रेसिडेंट वाले फंक्शन में पढ़ा था कि फंक्शन आपको ऐसे प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट ही क्यों है जिसके एक्चुअल में कोई इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन ही नहीं है,
तो हमने क्या पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो सिर्फ तब तक वर्क करेंगे जब तक उनको मेजोरिटी है लोकसभा में। जैसे ही मेजोरिटी लूज हुई वैसे ही क्या हो जाएगा, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर को भी अपनी अथॉरिटी से रिजाइन करना पड़ेगा और वैसे ही अदर मिनिस्टर्स को भी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी, राइट। So, for many years after independence, the Congress party had the majority in the Lok Sabha and its leader would become the prime minister. आप लोग देखो क्या, हमारी कंट्री में 1952 में फर्स्ट इलेक्शंस हुए थे और वहां से लेके 1967 तक का जो टाइम पीरियड है उसको कंसीडर किया जाता है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। और ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें हर जगह पे ऑलमोस्ट कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही थी, है ना। तो देखो क्या पोजीशन थी हमारी कंट्री में, लोकसभा में कांग्रेस को मेजोरिटी मिल पा रही थी और इसलिए उसके लीडर को बनाया जा रहा था प्राइम मिनिस्टर। Since 1989 there have been many occasions when no party has majority in the Lok Sabha। और हमने क्या पढ़ा, देखो 1989 का कंटेक्स्ट हमने पढ़ा था ना, 1989 से लेके और 1998 तक 4 टाइम इलेक्शंस हो गए और किसी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली। तो बहुत सारे ओकेजन्स के रिगार्डिंग हमने देखा कि एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी मिली ही नहीं। So various political parties have come together and formed a coalition that has majority in the house। अब देखो क्या होगा कि जब, अब सोच के देखो, हमने ये तो बोल दिया कि प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट उन पोजीशन में और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है जब एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी ना मिले ना। व्हाट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर? अगर मान लिया एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी कैसी होगी? तब देखो यहां पर क्या हुआ, कई सारी पार्टी दे केम टुगेदर एंड दे फॉर्म्ड अ कोलिशन गवर्नमेंट, राइट। मतलब कई सारे जिनके पास, जिनके मिलने से मेजोरिटी बन गई तो उन्होंने क्या बना दी, गवर्नमेंट बना दी, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, इन सच सिचुएशंस अ लीडर हु इज एक्सेप्टेबल टू मोस्ट पार्टनर्स ऑफ द कोलिशन बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि ऐसी पोजीशन में कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जिसको सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एक्सेप्टेबल लीडर्स को बनाया जाएगा प्राइम मिनिस्टर। समझ आया? यानी कि जिसको सबने एक्सेप्ट कर लिया, सबने मतलब जितनी पार्टीज ने उस कोalition में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। मान लिया एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली तो उस सिंगल पार्टी की बजाय कई सारी पार्टीज कंबाइन हो जाएंगी और गवर्नमेंट बनाएंगी। सो उसके लीडर को क्या बनाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर। Formally, a leader who has the support of the majority is appointed by the president as prime minister। ऐसे में जिसके पास मेजोरिटी होती है उसके लीडर को अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। फाइन। द प्राइम मिनिस्टर देन डिसाइड्स हु विल बी मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारी कंट्री में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, बेसिकली डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ऐसे में डिपार्टमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वैसे तो होता है प्रेसिडेंट से कि प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट एक्चुअल में वो डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है विद द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि इस पर्सन के पास ये डिपार्टमेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देते हैं बेसिकली। सो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि कौन हमारी कंट्री में कौन सा मिनिस्टर बनेगा, कौन से मेंबर इंक्लूड होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। ओके, द प्राइम मिनिस्टर allocates ranks and portfolios to the department। रैंक्स मतलब, क्योंकि मिनिस्टर्स की ना कैटेगरीज होती हैं, आप लोगों ने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा होगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, है ना, डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स विद इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो मिनिस्टर्स की कैटेगरीज होती हैं, राइट। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो कौन से मिनिस्टर की कैटेगरी कौन सी होगी, कौन से मिनिस्टर को एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट दिया जाएगा, कौन से मिनिस्टर को दिया जाएगा कि वो एक एज अ सबऑर्डिनेट वर्क करें। तो ये जो मिनिस्टर्स का रैंक डिसाइड करना है और पोर्टफोलियोज की उनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा, ये कौन एलोकेट करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। गॉट इट? डिपेंडिंग अपॉन द seniority and political importance the ministers are given the ranks of cabinet minister। क्या होता है कि आपकी, अगर आप मान लिया मिनिस्टर हो तो आपकी ये देखा जाएगा पहले आपकी एज क्या है, मतलब सीनियोरिटी क्या है, उसके बाद ये चेक किया जाएगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन का इंपॉर्टेंस क्या है पॉलिटिक्स में, पार्टी में। उसके बाद उस पर्सन को रैंक दे दिया जाता है। और रैंक कौन कौन से होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। अब देखो इसको समझते चलना, कैबिनेट मिनिस्टर कौन से होते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके पास सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। सबसे, जैसे मान लिया हमारी कंट्री में फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, राइट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। तो ऐसे कुछ एक पर्सन जिनके पास कंट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है उनको बोला जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर्स, राइट।
अब मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कौन से होते हैं बेसिकली? जिनके पास इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होते हैं, ये बेसिकली ना। अब देखो कुछ ऐसे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद नो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, से ऐसे टू टाइप्स के हो सकते हैं। तो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कुछ ऐसे होंगे जिनके पास छोटा डिपार्टमेंट होगा बट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होगा, राइट, जिनके पास स्मॉल डिपार्टमेंट हो सकता है। और डेप्यूटी, जिनको किसी और मिनिस्टर का सबऑर्डिनेट बना दिया जाता है, राइट, कि उनके पास अपना डिपार्टमेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंटली डिपार्टमेंट नहीं होगा, वो एज अ डेप्यूटी मिनिस्टर वर्क करेंगे। तो ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा किसी भी पर्सन की एज क्या है, और किसी भी पर्सन की मतलब सीनियोरिटी के बेसिस पे, या फिर उस पर्सन की उस पॉलिटिकल पार्टी में पोजीशन क्या है। So in the same manner, chief ministers of the state choose minister from their own party or coalition. अब एक चीज बड़े अच्छे से आप लोग माइंड में रखना कि जो पोजीशन सेंट्रल लेवल पे हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट की होती है, द सेम पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय द गवर्नर इन स्टेट। मतलब जैसे फॉर्मल हेड सेंट्रल लेवल पे हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, तो स्टेट लेवल पे वही फॉर्मल हेड कौन होंगे? गवर्नर। जो सेम पोजीशन सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर की होती है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, द सेम पोजीशन इज ऑक्यूपाइड ऑन द स्टेट लेवल बाय द चीफ मिनिस्टर। तो जो सेम वर्क, जैसे मान लिया डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, है ना, उनके पोर्टफोलियोज डिसाइड करना, उनके रैंक्स डिसाइड करना, ये काम स्टेट में कौन करेगा? हमारे स्टेट का चीफ मिनिस्टर करेगा। गॉट इट? द प्राइम मिनिस्टर, ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन देखो मिनिस्टर बनने के लिए आपको क्या जरूरी है? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपको एमपी होना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि किसी पर्सन ने इलेक्शन ही नहीं फाइट किया, मतलब ना वो लोकसभा से मेंबर है ना वो राज्यसभा से मेंबर, और आपने उसको बना दिया मिनिस्टर। दैट्स नॉट पॉसिबल। मतलब पहले अगर कोई पर्सन मिनिस्टर बनेगा तो उसके लिए प्री कंडीशन ये है कि उस पर्सन को पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, राइट। लेकिन देखो, इफ समवन बिकम्स अ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर विदाउट बीइंग एन एमपी, सच अ पर्सन हैज टू गेट इलेक्टेड टू बी पार्लियामेंट विद इन 6 months। अब देखो क्या होता है, अगर मान लिया आपने किसी ऐसे पर्सन को मेंबर बनाना है, जो ऐसे पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बनाना है जो एमपी नहीं है, तो ऐसी पोजीशन में उस पर्सन के लिए ये रिक्वायर्ड हो जाता है कि वो वहां से क्या करे, वो 6 मंथ के अंदर अंदर कहीं से भी मेंबरशिप गेन करे। वो राज्यसभा से भी मेंबरशिप हो सकती है और लोकसभा से भी मेंबरशिप हो सकती है, बट द पर्सन शुड बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। अगर कोई पर्सन प्राइम मिनिस्टर बनने के टाइम पे नहीं है, सपोज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो विद इन 6 मंथ इट इज मैंडेटरी कि उस पर्सन को मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, राइट। अब देखो यहां पर इस कार्टून में क्या शो किया गया बेसिकली, why do people want to be ministers? This cartoon scene suggests that it is only for perks and status. Then why is there competition for some portfolios? अब देखो, पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है, इनके डिपार्टमेंट्स। यहाँ पर देखो ये पर्सन है, ये सेटिस्फाई नहीं है अपने डिपार्टमेंट से, ये प्राइम मिनिस्टर के सामने कहीं ना कहीं क्या शो कर रहे, एंगर शो कर रहे हैं। तो क्यों लोग बनना चाह रहे हैं मिनिस्टर्स? क्यों ऐसा जरूरी है कि लोग मिनिस्टर बनना पसंद करते हैं? क्यों इतना कंपटीशन होता है पोर्टफोलियोज के लिए? क्यों कोई हर कोई चाहता है कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर बन जाऊं? क्योंकि उनकी क्योंकि अगर कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं तो उसका मतलब ये है कि कंट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे उसमें उस पर्सन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। और पोर्टफोलियोज, किसी पर्सन का पोर्टफोलियो, किस पर्सन को कौन सा रैंक मिलेगा, कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी, ये शो करती है कि उस पर्सन की पॉलिटिकल पोजीशन क्या है उस पॉलिटिकल पार्टी में। इसीलिए लोग चाहते हैं कि वो मिनिस्टर बने, क्योंकि अगर आप सिंपल एमपी हो, मिनिस्ट्री आपको नहीं मिली, तो इट मींस कि क्या हो सकता है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है ही नहीं, राइट। तो मतलब ये पोजीशन को होल्ड करने के लिए, अपने स्टेटस को शो करने के लिए तो होता ही होता है, बट अलोंग विद दैट ये इंपॉर्टेंस को भी शो करता है कि आपकी उस पॉलिटिकल पार्टी में पोजीशन क्या है। फाइन। सो हियर व्हाट इज मेंशन, there were some members in the Constituent Assembly who felt that ministers should be elected by the legislature and not selected by the Prime Minister or Chief Minister. अब देखो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी ना, तो क्या फील किया कुछ लोगों ने कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, बाय द लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेचर खुद इलेक्ट करे उनको, लेजिस्लेचर इलेक्ट करे, ना कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। मतलब लोग डिसाइड करे भाई, जो आपके एमपीज हैं और वो सब डिसाइड करे। ये तो एक टाइप से क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर की मोनोपोली होगी, चीफ मिनिस्टर की मोनोपोली हो गई,
है ना? क्योंकि अगर देखो मिनिस्टर्स, कौन से मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, हमने बोल दिया कि सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल में डिसाइड कर रहे हैं। तो ऐसे में कुछ लोगों का क्या स्टेटमेंट है कि एक्चुअल में जो मिनिस्टर्स हैं वो कैसे इलेक्ट होने चाहिए, बाय द लेजिस्लेचर। अब देखो स्विस, जो स्विट्जरलैंड का सिस्टम है, अंडर विच द लेजिस्लेचर इलेक्ट्स द एग्जीक्यूटिव फॉर अ सर्टेन पीरियड, इज टू माय माइंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द प्रोविजन फॉर द प्रोविंसेस। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं कि स्विस सिस्टम क्या है, कि वो बिल्कुल बढ़िया सिस्टम है, अच्छा सिस्टम है, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि उसमें ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगी जिसमें लेजिस्लेचर का कंट्रीब्यूशन होता है। So the system of the single transferable vote is the best way that can be adopted for the appointment of the executive, because in that all interest will be represented and no party in the legislature will have any occasion to feel that it is not the represented. अब हम लोगों ने लास्ट चैप्टर ये पूरा ही पढ़ा था, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, है ना, जिसमें हमने पढ़ा था प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन। अब जो प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन है उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका बेनिफिट ये होगा कि हर पार्टी फील करेगी कि हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए। गॉट इट? अब रीड करेंगे कि साइज क्या होना चाहिए हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। अब देखो ये साइज के बारे में क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें मेंशन की गई, कि अब देखो मान लिया एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो ऐसे में अलायंस गवर्नमेंट बनना शुरू हो गई। जब अलायंस गवर्नमेंट बनना शुरू हुई तो लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया, एक टाइप से बार्गेनिंग, उसको कंसीडर करते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म। बार्गेनिंग फेडरलिज्म का मतलब कि सपोज मेरी पार्टी है, मुझे मेजोरिटी नहीं मिली, तो आप मेरे को क्या बोलोगे कि मैं आपको सपोर्ट तो दूंगा या दूंगी, बट क्या होना चाहिए कि आप मेरे इतने मेंबर्स को मिनिस्टर बनाओगे। तो ऐसे में क्या होना शुरू हो गया, ऐसे में इतने डिपार्टमेंट्स बनने शुरू हो गए, इतने मिनिस्टर्स बनने शुरू हो गए कि करप्शन उससे बहुत लार्ज स्केल पे इंक्रीज हो गया। तो ऐसे में फिर हमें क्या करना पड़ा, ऐसे में हमारी पार्लियामेंट में एक लॉ बनाना पड़ा, किसके रिगार्डिंग, कि उन मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ को हम एक पोजीशन पे रख सकें। और इसके लिए फिर हमने क्या किया, हमने 91st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करवाया, दैट वाज इन द ईयर 2003। राइट, मतलब ये बेसिकली किस ऑब्जेक्टिव के लिए था, कि जो इतनी ज्यादा मेंबर्स बन रहे थे ना, इतने ज्यादा मिनिस्टर्स बन रहे थे, उनके नंबर को कंट्रोल करने के लिए था। So देखो, before the 91st Amendment Act, the size of the Council of Ministers was determined according to the exigence, exigencies of time and requirements of the situation. As I told you कि अलायंस गवर्नमेंट बन रही थी, जब अलायंस गवर्नमेंट बनेगी तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि बार्गेनिंग होगी, कि आप मेरे इतने मेंबर्स को मिनिस्टर बनाओ तो मैं आपको सपोर्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। तो क्या होना शुरू हो गया, कि मिनिस्टर की पोजीशन की कितने भी मिनिस्टर्स बनाओ भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आप कितने भी मिनिस्टर्स बनाओ, वो किस पर डिपेंड कर रहा था, कि रिक्वायरमेंट क्या है सिचुएशन की। बट दिस लेड अ वेरी लार्ज साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन इसने तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। अब क्या हुआ, बिसाइड्स व्हेन नो पार्टी हैड अ क्लियर मेजॉरिटी, देयर वाज अ temptation to win over the support of the members of parliament by giving them ministerial position, as there was no restriction on the number of the minister of the council of ministers। ये वही चीज जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी, कि मान लिया कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी, तो कोएलिशन का क्या इंपैक्ट होगा, कोएलिशन का इंपैक्ट ये हुआ कि मिनिस्ट्रियल अथॉरिटी देने के लिए लोगों को क्या बोला गया, कि मतलब अलायंस गेल करने के लिए लोगों को मिनिस्ट्रियल अथॉरिटी का लालच देना शुरू कर दिया, कि हम आपको ना मिनिस्टर बनाएंगे, आप हमें सपोर्ट दे दो। और इसकी वजह से इंपैक्ट क्या पड़ना शुरू हो गया, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पोजीशन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं रही, जितने चाहो मिनिस्टर्स बना दो। और ये क्या हुआ, दिस वाज हैपनिंग इन मैनी स्टेट्स आल्सो, और ऐसा बहुत सारे स्टेट्स में भी होना शुरू हो गया। तो इसलिए अब उस मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना था, और इसीलिए therefore an amendment was made that the council of ministers shall not exceed 15% of the total number of the members of the house of the people or assembly in the case of the states। अब देखो क्या हुआ, कि इसके लिए हमारे अमेंडमेंट हुआ, दैट वाज द 91st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ईयर वाज 2023। और इसमें हमने क्या किया, कि हमारे मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ को क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया। और लिमिटेड कैसे किया, कि 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स बनेंगे ही नहीं। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम चाह रहे थे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं कम कर दिया जाए, लिमिटेड कर दिया जाए। गॉट इट? और इसका बेनिफिट क्या होगा, कि करप्शन स्टॉप होगा, आंसरेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज होगी, और क्या होगा, जो बार्गेनिंग होगी ना, बार्गेनिंग भी कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगी। फाइन।
गॉट इट? अब आई थिंक आपको समझ आया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनका साइज डिक्रीज करना क्यों रिक्वायर्ड था, so that political party cannot take deliberated advantage from it, deliberately, because they were willing to get advantages from it only. मान लिया किसी को बहुत कम वोट्स मिली है, बट इवन देन वो क्या बोलेंगे कि हम आपको सपोर्ट दे देंगे, हमारे इतने मेंबर्स को मिनिस्टर्स बना दो. सो टू जस्ट पुट अ चेक ओवर दोज काइंड ऑफ पोजीशन, हमने क्या कर दिया, अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो पोजीशन थी, नंबरिंग थी, उसको क्या बोला कि जितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं हमारे लोअर हाउस में, उसके 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं बनेंगे. So this was the most important amendment of the Indian Constitution, and keep in your mind a short note question can be asked over this particular situation. So I hope this particular thing, Council of Ministry, is also clear to all of you. Along with that, the system which we have discussed regarding the position of Prime Minister, right? Categories of minister, that is also clear to all of you. And from here, we are able to understand the Prime Minister position. And in next part, we will discuss it in more detail. Okay, I hope till here everything is completely clear to all of you. If you are having any kind of doubts and query, you can ask your doubts in comment section. Next part we will do in next video. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.